नमस्कार बच्चों, आज फिर से हम ऑनलाइन कक्षा लेके आए हैं। कक्षा 10 सामने की हम बात कर रहे थे, कल का थोड़ा सा रिवीजन कर लें। हम बात कर रहे थे लोकसभा गठन की। अब इस लोकसभा के गठन में हमने पहला पॉइंट जो देखा अन्य नाम, ठीक है, देख लिया था कि लोकसभा के अन्य नाम क्या क्या होते हैं, वो हमने देख लिया था। सदस्य संख्या के बारे में भी हमने चर्चा कर ली कि इसके सदस्य कितने होते हैं। मूल संविधान में 500 थी, फिर 552 अधिकतम हो गई और फिर 545 सदस्य हो गए, ठीक है। और 552 में से 530, 20 और 2 सदस्य, ठीक है, इतना समझा गया था। तो उसके बाद में 545 जो सदस्य है, इसमें से हमने 530 और 13 सदस्य और 2 सदस्य, इस प्रकार 545 सदस्य हो गए। आज हम ये जो निर्वाचन वाला जो तीसरा पॉइंट है वो लेने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तीसरा पॉइंट है निर्वाचन। पॉइंट या बिंदु नंबर 3, निर्वाचन। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार होता है, लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार होता है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन देखेंगे। तो निर्वाचन की बात कर रहे थे। तो निर्वाचन में सबसे पहले, जैसे निर्वाचन का मतलब क्या हुआ, चुनाव। क्या हुआ, चुनाव। सीधी और साधारण भाषा में चुनाव, ठीक है। तो चुनाव किस प्रकार होता है, लोकसभा सदस्यों का चुनाव किस प्रकार होता है। पहली बात कि यह प्रत्यक्ष रूप से होता है। बार बार हम पढ़ रहे हैं कि लोकसभा सदस्यों का जो चुनाव है वह प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है। और एक ये है कि जैसे जो चुनाव में भाग लेने वाले जो मतदाता है, जो वोट देने वाले हैं, वो वोट देने वाले, उनकी आयु क्या होनी चाहिए, उनकी आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। 18 वर्ष के साथ साथ मतदाता सूची में उनका नाम होना चाहिए, तभी वो वोट दे सकते हैं, तभी वो चुनाव की जो प्रक्रिया है, निर्वाचन की जो प्रक्रिया है, उसमें भाग ले सकते हैं। और पहले ये 18 वर्ष की जगह 21 वर्ष थी, पहले ये 18 वर्ष की जगह 21 वर्ष थी। लेकिन 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन 1989, इसमें 1989 इसमें भारतीय संविधान में एक संशोधन किया गया। संशोधन का मतलब होता है परिवर्तन, चेंज करना। और उस समय, ठीक है, 1989 ये जो सन है, इससे पहले जो चुनाव में मतदाताओं की जो भाग लेने की जो आयु थी वो 21 वर्ष थी। इस 21 वर्ष को घटाकर क्या कर दिया गया, फिर इसमें, ठीक है, 18 वर्ष कर दिया गया। आज वर्तमान में जो मतदाता, ठीक है, या वोट देने वाले जो वोटर होते हैं, उनकी आयु कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष। माना गया है कि 18 वर्ष का जो वयस्क जो व्यक्ति है, उसमें सोचने समझने की इतनी क्षमता आ जाती है कि वो अपने सदस्य का निर्वाचन या चुनाव खुद कर सकता है, ठीक है। तो इसके बाद इसमें तीसरा पॉइंट और है कि लोकसभा के जो सभी जो निर्वाचन सदस्य हैं वो एकल सदस्यीय क्षेत्र होते हैं। निर्वाचन जो क्षेत्र होता है एकल सदस्यीय क्षेत्र होते हैं। एकल सदस्यीय क्षेत्र क्या होता है कि लोकसभा का जो क्षेत्र है, एक क्षेत्र से एक सदस्य ही चुना जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे मान लीजिएगा कि अपना जो लोकसभा जो क्षेत्र है वो लोकसभा क्षेत्र अपना सीकर है, ठीक है। तो इस सीकर वाले जो लोकसभा क्षेत्र है, ठीक है, इससे एक सदस्य ही चुन के जाएगा लोकसभा में, ठीक है। अब अलग अलग पार्टी वाले अलग अलग होते हैं, जैसे भाजपा है, ठीक है, भाजपा का एक सदस्य चुनाव लड़ेगा, ठीक है। कांग्रेस है, कांग्रेस का एक सदस्य चुनाव लड़ेगा, ठीक है। निर्दलीय होते हैं, निर्दलीय एक चुनाव लड़ते हैं। और अन्य पार्टी वाले भी हैं, वो अन्य पार्टियों के सदस्य भी क्या है यहाँ पे चुनाव करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, नहीं जीतेगा एक ही, ठीक है, कोई सी पार्टी का हो चाहे निर्दलीय हो, जीतेगा एक सदस्य, और वह सदस्य जीतकर सीधा संसद में जाएगा। तो और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद का सदस्य कहलाएगा। इसलिए यहाँ पे निर्वाचन जो होता है, इसमें मैंने बताया कि प्रत्यक्ष रूप से होता है, और मतदाता की जो उम्र जो आयु है, वोट देने की जो आयु है, ठीक है,
है वो 21 वर्ष से घटा के 18 कर दी गई है और ये एकल सदस्य होते हैं। तो इसको एक बार लिख लेंगे। इस जो निर्वाचन की जो प्रक्रिया है, लोकसभा के गठन का जो प्रक्रिया है, इसमें निर्वाचन का जो तीसरा पॉइंट है, इसमें 3 बिंदु है। पहला बिंदु 3 बिंदु है, इन 3 बिंदुओं को हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो इन सदस्यों का चुनाव लिख लीजिएगा आप, इन सदस्यों का चुनाव, इन सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से, इन सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से या जनता द्वारा, इन सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष या सीधे रूप से होता है। प्रत्यक्ष रूप से या सीधे रूप से होता है, ठीक है। कि वो एक लोकसभा सदस्य हैं, इनका जो चुनाव है सीधे प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट जनता भाग लेती है। अब दूसरा पॉइंट लिखिए आप, 61वां संविधान संशोधन, पता है कंफ्यूज होंगे, पहले मैंने यहाँ पे से लिख दिया था, ठीक है। से का मतलब ये था कि संविधान संशोधन, और संशोधन का मतलब होता है परिवर्तन, चेंज करना। मूल संविधान में जो बातें लिखी हुई थी उन बातों को हटाकर उनमें नई बात जोड़ना, ठीक है। तो परिवर्तन हो गया, ठीक है। या तो एक तो परिवर्तन क्या होता है कि एक तो बात को हटा देंगे हम, ठीक है, किसी नियम को, किसी कानून को हटा देंगे, उस चीज का नया स्थापित कर देंगे, तो वो परिवर्तन हो गया। तो 61वां जो संविधान संशोधन हुआ, संविधान में जो परिवर्तन हुआ, तो 61वां नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ उसमें एक आ गया है कि मत देने की आयु है 21 वर्ष से घटा के क्या कर दी गई, 18 वर्ष कर दी गई, ठीक है। तो 61वां संविधान संशोधन के तहत या के द्वारा भी हम लिख सकते हैं, के तहत भी हम लिख सकते हैं, के द्वारा भी लिख सकते हैं। तो के तहत मत देने की आयु, मत देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, 18 वर्ष कर दी गई। इसका मतलब ये हो गया 18 वर्ष का जो नौजवान युवक है वो वोट दे सकता है और जो लोकसभा सदस्य है उनको चुन सकता है, या लोकसभा सदस्य की चुनाव प्रक्रिया है उसमें भाग ले सकता है। 2 पॉइंट हो गए। तीसरे पॉइंट की हम बात करेंगे। यहाँ पे तीसरे पॉइंट की बात करने वाले हैं। क्या बात हुई थी तीसरे पॉइंट की? एकल सदस्य, ठीक है। निर्वाचन क्षेत्र जो एकल सदस्य होता है तो वो देखिए लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र, लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र, सभी निर्वाचन क्षेत्र एकल सदस्य होते हैं, एकल सदस्य होते हैं। इसी के साथ ये हमारा लोकसभा के गठन का तीसरा जो पॉइंट है निर्वाचन, वो कंप्लीट हुआ। तो एक बार मोटे रूप से दोबारा देखें। लोकसभा के गठन में चल रहे थे, हमने नाम पढ़ लिया, सदस्य संख्या पढ़ लिया, निर्वाचन पढ़ लिया। तो निर्वाचन में हमने 3 बातें पढ़ी है। निर्वाचन में कितनी बातें पढ़ी है? 3 बातें पढ़ी है। पहली बात, इन सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा, ठीक है। इन सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष या सीधे रूप से होता है, जनता स्वयं भाग लेती है। 61वां संविधान संशोधन के तहत मत देने की जो आयु है 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई है? 18 वर्ष कर दी गई है। और लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र क्या होते हैं? एकल सदस्य होते हैं। चुनाव कितने ही व्यक्ति लड़े? एक लोकसभा जो निर्वाचन क्षेत्र है उससे कितने ही चुनाव लड़े, कितने सदस्य चुनाव लड़े, कितनी ही पार्टियों के लड़े, चाहे निर्दलीय लड़े, लेकिन जीतकर जिसको सबसे ज्यादा बहुमत मिलेगा, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेगा, वही सदस्य जीतकर लोकसभा में जाएगा। इसलिए एक
एक सदस्य को ही चुना जाता है। अब जो चौथा पॉइंट है योग्यता। लोकसभा के गठन की चर्चाओं में चौथा पॉइंट है योग्यता। बहुत ही आसान और सरल है, और ये तो आपको पता भी होगा, कक्षा में भी समझाया गया था कि योग्यताएं क्या क्या होती हैं। तो चौथा पॉइंट जो है योग्यताएं। ज्यादा कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। पहली जो बात है, भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, भारत का नागरिक होना चाहिए। तो भारत का नागरिक अभी समझा देंगे पूरी चीज नागरिक क्या है। फिर उसके बाद में जो दूसरा है, ठीक है, वो आयु 25 प्लस होनी चाहिए। 25 प्लस वर्ष होनी चाहिए। 25 या 25 से अधिक की होनी चाहिए। उसके बाद में वह लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, पागल व दिवालिया नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं योग्यताओं की। तो हम एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं और लिखते हुए समझते जाएंगे, चर्चा करते जाएंगे। तो पहली जो बिंदु है, पहला जो पॉइंट है योग्यताओं में, वह है भारत का नागरिक होना चाहिए। समझाएंगे अभी, एक बार आप लिख लो, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा पॉइंट इसमें जो है आयु 25 प्लस वर्ष होनी चाहिए। 25 प्लस वर्ष होनी चाहिए। समझाएंगे, इसे भी लिख लीजिएगा। तीसरा पॉइंट है लाभ के पद पर लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। चौथा पॉइंट है पागल व दिवालिया नहीं होना चाहिए। ये हो गई हमारी योग्यताएं। तो इनको हम एक बार देखते हैं कि लोकसभा सदस्य या लोकसभा का चुनाव, ठीक है, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं या लोकसभा का जो चुनाव होता है, उसमें जो सदस्य चुनाव में सामने आया है, चुनाव लड़ रहा है, चुनाव में खड़ा हुआ है, उनकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए। भाई जैसे कि कई बार क्या होता है, जैसे राजस्थान पुलिस की एग्जाम में, ठीक है, राजस्थान पुलिस के एग्जाम में क्या होते हैं कि कुछ पोस्ट ऐसे होते हैं जो 10th पास होनी चाहिए, कि 10th पास होनी चाहिए। ठीक है, कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं कि 12th पास होनी चाहिए, कुछ पोस्ट ऐसे होती है जो ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए। तो वैसे ही इस लोकसभा का जो सदस्य होते हैं उसकी योग्यता क्या होती है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, तो भारत का नागरिक होना जरूरी है। अगर कोई विदेशी व्यक्ति है, ठीक है, विदेश से आया हुआ कोई व्यक्ति है, तो वह व्यक्ति क्या चुनाव लड़ सकता है भारत में। आपके लिए प्रश्न है कि अगर कोई विदेश से आया हुआ व्यक्ति है, वह चुनाव लड़ सकता है क्या भारत में। ठीक है, या चुनाव में, या भारतीय जो चुनाव होते हैं, चाहे वो कोई सी चुनाव हो, चाहे वो संसद के हो, चाहे विधानमंडल के हो, चाहे स्थानीय स्वशासन के हो, चाहे नगर पालिका के हो, चाहे नगर निगम के हो, कैसे चुनाव हो, ठीक है, तो वो विदेशी आया हुआ व्यक्ति, विदेश से आया व्यक्ति क्या भाग ले सकता है चुनाव में, बताइएगा। बिल्कुल भाग ले सकता है, लेकिन उसके लिए एक जो पॉइंट है वो निर्धारित है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर भारत में आके वह रहने लग गया, ठीक है, तो रहने के साथ साथ और भारत की नागरिकता उसने ग्रहण कर ली है, तो वह भारत में किसी भी चुनाव में, ठीक है, वह भाग ले सकता है। अगर उन्हें भारत की नागरिकता ग्रहण नहीं की है, तो वह चुनाव में भाग नहीं ले सकता। ठीक है, और एक ये होता है, जैसे हम हैं, जैसे आप हो, मैं हूँ, ठीक है, हमारे पेरेंट्स क्या है,
कि हमारे पेरेंट्स क्या हैं, उनके भी पेरेंट्स क्या हैं, कि जो लंबी पीढ़ी से जा रही है वो लंबी पीढ़ी भारत में ही जन्मी है, ठीक है। इसलिए हमारा जन्म क्या हुआ, भारत में हुआ। हमारे पेरेंट्स का जन्म कहाँ हुआ, भारत में हुआ। हमारे पेरेंट्स के पेरेंट्स का जन्म कहाँ हुआ, भारत में हुआ। इसलिए भारत में रहने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है, भारत में रहने वाले व्यक्ति हैं, और उन व्यक्तियों से, ठीक है, उन व्यक्तियों के कोई संतान उत्पन्न होती है तो ऑटोमेटिकली उसे भारत की नागरिकता मिल जाती है, ठीक है, स्वतः ही उसे भारत की नागरिकता मिल जाती है। कुछ व्यक्ति होते हैं जो कारोबार के लिए, व्यापार के लिए यहाँ भारत आते हैं, ठीक है, और यहाँ उनका मन लगता है और यही वो रहने लग जाते हैं। इस तरह से विदेश को छोड़ के भारत में रहने लगे तो वह भारत की नागरिकता ग्रहण करने के बाद में क्या ये लोकसभा या जो भी विधानमंडल है या जो भी और कोई से भी चुनाव होते हैं उनमें भाग ले सकते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि योग्यता होगी कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर उसके पास कोई व्यक्ति या कोई सदस्य है कि लोकसभा चुनाव लड़ना चाहता है और उसके पास भारत की नागरिकता नहीं है तो वह किसी भी हालात में उस चुनाव में खड़ा नहीं सकता, चुनाव लड़ नहीं सकता। दूसरी चीज है कि लोकसभा सदस्य में भाग लेने के लिए, ठीक है, जो सदस्य खड़ा हो रहा है, चुनाव लड़ रहा है, उसके लिए 25 या 25 से अधिक का आयु का होना चाहिए। इसमें जैसे ये बता दिया कम से कम 25 वर्ष, एक दिन भी कम नहीं चलेगा, एक दिन भी कम नहीं चलेगा। अब एक दिन भी कम कैसे होता है कि आप जैसे आपने कक्षा में चर्चा की थी कि सर अगर जिस दिन चुनाव हो रहे हो ना उस दिन एक दिन कम हो 25 वर्ष में तो क्या वो चुनाव नहीं लड़ सकता? बिल्कुल नहीं लड़ सकता। क्यों? क्योंकि जब भी इनका जो फॉर्म भरवाया जाता है इनसे, ठीक है, चुनाव का जो फॉर्म भरवाया जाता है उसमें 25 वर्ष की आयु दर्शानी होती है और 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है, तभी वह आगे की प्रक्रिया में भाग ले सकता है, वरना उसका फॉर्म रद्द या कैंसिल कर दिया जाता है। तो कम से कम 25 की है, कम से कम 25 की प्लस जोड़ का चिन्ह, इसलिए मैंने यहाँ पे जोड़ का चिन्ह इसलिए लिखा है कि इसके ये चीज तो बाध्य कर दिया गया है आपकी 25 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन ये बाध्य नहीं है कि कितने वर्ष तक क्या होगा कि भाग ले सकता है। जैसे कोई व्यक्ति हो गया 125 वर्ष का हो गया, अब क्या वो चुनाव में भाग ले सकता है? बिल्कुल हो सकता है। 25 वर्ष के बाद में जब तक व्यक्ति जिंदा रहे तब तक चुनाव लड़ सकता है। तो ये होगी दूसरी बात हमारी, आयु 25 प्लस वर्ष होनी चाहिए। अगर 25 से कम होती है तो उसका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। तीसरा जो पॉइंट है, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ का मतलब होता है गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है, जब वो चुनाव लड़ रहा है तो उस समय लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति है गवर्नमेंट सर्वेंट है, उन्होंने लोकसभा सदस्य का चुनाव लड़ा और वो जीत भी गया, ठीक है, वो जीत भी गया, तो उसके सामने एक परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है क्या कि वो लोकसभा सदस्य के रूप में जब शपथ लेगा तो जो पहले वाला जो पद है उससे उसे त्याग पत्र देना होगा। अगर त्याग पत्र नहीं देता है तो उससे होते ही क्या हो जाता है कि पहले वाले पद से हटा हुआ मान लिया जाता है। इसलिए कि लोकसभा के सदस्य का जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, ठीक है, वह लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और चौथा जो पॉइंट है, पागल व दिवालिया नहीं होना चाहिए। भाई कोई व्यक्ति ये कहे, भाई जैसे मैं हूँ, मजाक ये कहूँ कि अरे इसको चुनाव मत लड़ो ना, क्यों नहीं लड़, गवर्नमेंट कहेगी या जो सदस्य जो उनका फॉर्म ले रहे हैं वो कहेंगे कि क्यों भाई ऐसी क्या तकलीफ है कि इसको चुनाव क्यों नहीं लड़वा सकते, तो मैं कहूँगा या फिर कोई भी सदस्य कहेगा ये तो पागल है, ये तो पागल है, इसको तो बहुत ज़्यादा दिवालिया है, इसको चुनाव में नहीं लड़ सकते। तो वो सदस्य क्या कहेंगे कि न्यायालय द्वारा ये सिद्ध होना चाहिए कि वह पागल है। अगर न्यायालय द्वारा अगर सिद्ध है कि वह पागल है तो उसको फिर चुनाव में भाग लेने से मना कर दिया जाएगा। न्यायालय द्वारा दिवालिया हो गया, दिवालिया का मतलब होता है कि जैसे किसी बैंक से ऋण ले लिया और चुकाने में असमर्थ हो गया, तो पागल व दिवालिया की बात कर रहे थे। तो न्यायालय द्वारा, ठीक है, अगर घोषित कर दिया जाता है कि ये कोई भी व्यक्ति, ठीक है, पागल या दिवालिया हो गया है तो वह व्यक्ति लोकसभा के चुनाव नहीं लड़ सकता। साफ बात है, नहीं लड़ सकता, ठीक है। तो पागल व्यक्ति जनता की क्या सेवा करेगा?
और जिसके पहले ही दिवालिया हो चुका है और ये बैंक द्वारा निर्धारित किए गए दिवालिया हो गया है, तो वह व्यक्ति भी मानसिक तनाव में रहेगा। और मानसिक तनाव में जो व्यक्ति रहेगा वह क्या नहीं कर सकता, जनता की सेवा नहीं कर सकता, इसलिए वह पागल व दिवालिया नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गए, योग्यताएं पूरी हो गई हैं। आज ये बात देख लेते हैं, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु 25+ वर्ष होनी चाहिए, लाभ में मतलब नहीं होना चाहिए, पागल व दिवालिया नहीं होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे चौथा पॉइंट पढ़ लिया लोकसभा के गठन का योग्यताएं। ठीक है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, सारी चीज हमने देख ली है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और अब मैं आपको 2-3 प्रश्न दे रहा हूँ। वह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से भी, और छोटे छोटे प्रश्न हम तैयार करेंगे। छोटे छोटे प्रश्न तैयार करेंगे ना तो बड़े प्रश्न अपने आप ही तैयार हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने पहले कहा था कि इस पार्ट से 7 नंबर का एक क्वेश्चन आने वाला है, तो छोटी छोटी चीज तैयार करेंगे। ठीक है, तो अपना बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, वैसे अपन को क्या है कि छोटे छोटे पॉइंट इकट्ठे करने और एक बड़ा क्वेश्चन जो है वो तैयार करना है 7 नंबर का। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखिएगा, पेन और कॉपी ले लीजिएगा, और क्वेश्चन नंबर 1 लिखो, लोकसभा, देखिए लोकसभा के सदस्यों की, लोकसभा के सदस्यों की योग्यताएं लिखिए, योग्यताएं लिखिए। दोबारा बोल रहा हूं, लोकसभा के सदस्यों की योग्यताएं लिखिए। लिख लिया? प्रश्न नंबर 2, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी थी? मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी थी? एक तीसरा प्रश्न और लिख लीजिएगा, दिमाग में आ गया तो लिख लीजिएगा, और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अगर मान लीजिए 1 नंबर या आधा नंबर का छोटा क्वेश्चन बना देता है तो यहाँ से निश्चित रूप से वो क्वेश्चन बनता है, थोड़ा सा कठिन लगेगा, लेकिन मैंने अभी बोर्ड पे अभी समझाया है, तो निश्चित रूप से आप उसका आंसर दे पाओगे। तो तीसरा क्वेश्चन लिखिए, मत देने की आयु, मत देने की आयु या वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के तहत कब की गई? ये एक बड़ा प्रश्न हो गया, हालांकि उत्तर बहुत छोटा है इसका। तो मत देने की आयु या वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के तहत किस वर्ष में की गई? तो बच्चों आज का टॉपिक यही है। अब कल हम लोकसभा के गठन की और चर्चा करेंगे। अधिवेशन रह गया, मीटिंग सभा या पदाधिकारी रह गया, और लोकसभा की शक्तियाँ क्या होती है वो रह गए। उसके बाद में हम राज्यसभा पर चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं उनको उनके आंसर ढूंढ के याद करें, लिख लें कॉपी में। फिर इन क्वेश्चनों की जो आंसर की चर्चा है वो हम कल वाले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।